नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस जी सोशियोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनसंख्या वृद्धि की समस्या के बारे में। सामाजिक समस्याओं के बारे में हमने बात करी थी, जिसमें गरीबी, बेरोजगारी, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, जनसंख्या वृद्धि, इस तरह की समस्याओं के बारे में हमें बात करनी थी। तो आज हम बात करने वाले हैं जनसंख्या वृद्धि के बारे में। बाकी की समस्याओं को हमने डिस्कस कर लिया है। जनसंख्या वृद्धि के अर्थ को आप ऐसे समझ सकते हो, जनसंख्या मीन्स जनता की संख्या में वृद्धि, और वृद्धि किस आधार पे? उपलब्ध संसाधनों की तुलना में। देखो, जनसंख्या वृद्धि को समझने के लिए दो चीज़ें समझनी है, एक तो पॉपुलेशन, दूसरी चीज़ है रिसोर्स मीन्स संसाधन। किसी भी देश की अगर आप बात कर रहे हो, वहाँ पे दो चीज़ों को ध्यान रखना होता है, एक तो वहाँ की जनसंख्या, दूसरी वहाँ पे संसाधन कितने हैं। उनकी मात्रा पे डिपेंड करता है कि ये वहाँ के लिए एक समस्या है या नहीं। मान लो जनसंख्या इतनी है और संसाधन भी उतने ही हैं, बराबर मात्रा में है, तो उस देश के लिए जनसंख्या एक समस्या नहीं है। वहाँ की जनता को आपको खिलाने के लिए, उनको पालने के लिए, उनको अच्छा जीवन प्रदान करने के लिए आपके पास संसाधन है और उन संसाधनों का आप अच्छे से यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो फिर वो समस्या नहीं है, वो ठीक है। बट दूसरी सिचुएशन क्या होती है, जनसंख्या बहुत ही कम है और संसाधन आपके पास बहुत अधिक है, तो वो तो सबसे बेस्ट सिनेरियो है कि आपके पास जनसंख्या बहुत ज़्यादा है नहीं और संसाधन भरपूर मात्रा में है। ये इस तरह है कि आपके घर में 2 सदस्य हैं और खाने के लिए आपके पास 10 लोगों का खाना है, तो वो बेस्ट है। और अगर आपके पास 10 लोग हैं और 10 लोगों का ही खाना है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने लोग उतना खाना, और जितने लोग हैं उससे अधिक खाना, वो मतलब आपके अगले टाइम के लिए भी टेंशन खत्म। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आपके घर में संख्या हो लोगों की 8 और खाना हो सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों का। मीन्स जब आपके पास संसाधन बहुत सीमित मात्रा में है, बॉक्स आप देख सकते हो सबके अलग अलग साइज़ के हैं, संसाधन का बॉक्स बहुत छोटा है, मतलब संसाधन की मात्रा बहुत कम है और जनसंख्या उससे बहुत ज़्यादा है, मतलब 2 गुना 3 गुना। तो ऐसी स्थिति में ये देश के लिए एक समस्या बन सकती है। मतलब अगर आपके पास 4 ही लोगों का खाना है और आपके घर में 8 या 10 लोग हैं, तो फिर आप किसी न किसी का खाना कम करोगे या सबके खाने में से थोड़े-थोड़े कम करोगे। ठीक उसी तरह जब जनसंख्या अत्यधिक हो जाएगी और संसाधन आपके सीमित हैं, देखो प्राकृतिक संसाधन सीमित मात्रा में, आपके पेड़, पौधे, खनिज लवण, भूमि, उपजाऊ भूमि, जिस पे आप खेती करके अपने देश की जनता का पेट भर सकते हो। तो अगर आपके कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज ठीक ठाक मात्रा में है, जितनी की पॉपुलेशन है, तो वो समस्या नहीं है। बट अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपके पास रिसोर्सेज कम हो और जनसंख्या बढ़ती जाए, या रिसोर्सेज से ज़्यादा मात्रा में ही जनसंख्या है, तो वो समस्या बन जाती है, जिसे हम कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। तो अगर हम एक लाइन में बोले जनसंख्या वृद्धि की समस्या क्या है, कि जब किसी देश में जनसंख्या उसकी संसाधनों की उपलब्धता और जो आर्थिक क्षमता है उससे अधिक हो जाए, मीन्स जनसंख्या जब बढ़ी जाए और संसाधन सीमित मात्रा में हो, तो वह जनसंख्या की समस्या बन जाती है। और अगर हम संसाधनों की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, पेड़ पौधे, नदियाँ, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली। ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसमें ह्यूमंस शामिल होते हैं, मीन्स ह्यूमन लेबर, ह्यूमन वर्क, ये सारी चीज़ें, ह्यूमन ब्रेन का यूज़ करना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो मानव संसाधन के अंतर्गत आती हैं। और प्राकृतिक यानी नेचुरल संसाधन के अंतर्गत प्राकृतिक चीज़ें जिनका उपयोग या उपभोग मानव करते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। जब हम जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो फैक्ट्स को हम छोड़ नहीं सकते। फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो भारत की जनसंख्या लगभग 142 करोड़ के आसपास है। कौन से ईयर में? 2023 में। और अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व की, तो प्रत्येक किलोमीटर में 464 लोग रहते हैं। मीन्स जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो भी ठीक ठाक मात्रा में है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जनसंख्या विस्फोट यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की अगर हम बात करें तो 1951 से 2023 तक में 4 गुना की वृद्धि हुई है। मीन्स अगर 1951 के दौरान 40 लोग देश में थे, अब लोगों की संख्या कितनी हो गई है? 160। मीन्स 4 गुना वृद्धि भारत की जनसंख्या में देखने को मिली। अगर हम बात करें विश्व में जनसंख्या का स्थान, विश्व में
भारत का कौन-सा स्थान है जनसंख्या के मामले में? तो सबसे पहले तो माना जाता है चाइना सबसे ज़्यादा जनसंख्या के साथ नंबर 1 पे है, दूसरे पे भारत है। बट अभी नया डेटा आया नहीं है। अगर आप 2025 के अकॉर्डिंग चेक करोगे तो शायद भारत ही सर्वाधिक आबादी वाला देश होगा। और अगर हम बात करें भारत की जनसंख्या के हिस्से की, मतलब पूरे विश्व में जितनी जनसंख्या है उसका कितना परसेंट भाग भारत में रहता है या कितना हिस्सा भारत का है, तो लगभग पूरे विश्व में ये जो 100% लोग हैं, इसका लगभग 17.76% भारत की जनसंख्या है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या ज़्यादा ही बड़ी समस्या है जिसको दूर करना अति आवश्यक है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण काफ़ी ज़्यादा समस्याएं देखने को मिलती हैं। जनसंख्या वृद्धि के पीछे का मुख्य कारण क्या है? सबसे पहली बात, हेल्थ सेवाएं जो हैं, हेल्थ सर्विस जो हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इनकी सेवाओं में पहले की तुलना में सुधार हुआ है, जिसके कारण बाल मृत्यु दर में गिरावट आई है और इनके सुधार के कारण मृत्यु दर में भी काफ़ी हद तक गिरावट देखी गई है। और नेक्स्ट चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अशिक्षा और जागरूकता की कमी। लोगों में अशिक्षा है जिससे वो परिवार नियोजन के बारे में नहीं सोचते हैं, प्लानिंग नहीं करते हैं। विवाह की उम्र स्टार्टिंग में अगर आप देखो तो बहुत कम एज में बच्चों की शादी हो जाती थी। अब तो काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हैं। हाँ, बहुत पिछड़े इलाकों में आप मान सकते हो कि कम एज में शादियाँ होती होंगी। बाल विवाह पे तो भारत में पूरी तरह प्रतिबंध है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से भारत में जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट कारण गरीबी और बाल श्रम। यद्यपि बाल श्रम भारत में बैन है, 14 वर्ष से कम के किसी भी बच्चे को अगर आप किसी भी कार्य में लगाते हो तो वो अवैध माना जाएगा, उसके लिए आपको सज़ा हो सकती है। बट फिर भी कई इलाके में आप देखते हो कि बच्चों से काम करवाए जाते हैं, ढाबे पे देख लो या और छोटी जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा चेकिंग वगैरह नहीं होती है, वहाँ पे लोग बच्चों को काम में लगा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनका इनकम होता है, जो भी फैमिली के लोग या जो भी लोग बच्चों को मजदूरी में या लेबर में लगा रहे हैं, वो लोग इनसे मेहनत ज़्यादा करवाते हैं, पैसे कम देते हैं, तो उनका तो फ़ायदा है इसलिए। और जो दूसरी चीज़ है गरीबी, गरीबी के कारणवश लोग अशिक्षित हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। उनके पास एक ही चीज़ होती है, जितने ज़्यादा बच्चे पैदा करोगे वो ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी करेंगे तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएंगे जिससे आप अपने घर को चला सकते हो। तो गरीबी और बाल श्रम के कारण भी जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलती है। गरीबी होने के कारण बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं, बच्चे ज़्यादा पैदा करने से जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो अगर हम मुख्य रूप से देखें तो जनसंख्या वृद्धि के ये कुछ इम्पोर्टेंट कारण हैं जिसके वजह से देश में जनसंख्या वृद्धि की समस्या सामने आने लगी। और जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहला दुष्परिणाम क्या है? बेरोजगारी में वृद्धि होगी। जब आपके पास संसाधन सीमित हैं, जनसंख्या अत्यधिक है, तो आप ना जॉब दे सकते हो, ना उन्हें भरपेट भोजन दे सकते हो, ना आवास की व्यवस्था हो सकती है, मतलब बेसिक नीड भी पूरे करने में समस्याएं होंगी। तो बेरोजगारी में वृद्धि होगी। दूसरी चीज़ है शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव होगा। अगर आपके देश में सीमित संसाधन है, मतलब मान लो 5 हॉस्पिटल हैं और 10 पेशेंट हैं, तो प्रत्येक हॉस्पिटल में 2-2 पेशेंट चले जाएंगे। बट 5 हॉस्पिटल हैं और लोगों की संख्या 50 हो, तो ये 5 की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है ना, तो उसमें समस्या आएगी। एक व्यक्ति को देखने में जितना समय दिया गया है, जब संख्या ज़्यादा होगी व्यक्तियों की तो कम दिया जाएगा, क्योंकि सबको देखना है, सबको बराबर तरीके से देखना है ताकि सबका उपचार किया जा सके। तो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी दबाव पड़ेगा। अगर शिक्षा की बात करें, जब जनसंख्या कम होगी, सीमित मात्रा में होगी, तो एक टीचर पे ठीक ठाक बच्चे होंगे। और अगर जनसंख्या बहुत अधिक है, मतलब एक टीचर को मुख्य रूप से देखा जाए तो 30 से 45 के अराउंड बच्चों को पढ़ाना होता है। बट जनसंख्या अधिक है, मतलब बच्चों की संख्या भी अधिक है। ऐसी स्थिति में एक टीचर और 100 बच्चे हैं, वो कैसे हैंडल करेगा? मतलब शिक्षा भी सही तरीके से नहीं हो पाएगी। और जब संसाधन कम है और संख्या ज़्यादा है लोगों की, तो उसमें क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन होता है। वो हम देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा डैमेज किया जाता है ह्यूमन नीड के लिए। आप देखो पेड़ कितने काटे जा रहे हैं, रोड्स बनाने में पेड़ों की कटाई हो जाती है, या डैम्स वगैरह बनाने में नदियों के बहाव को रोका जाता है। तो प्राकृतिक संसाधनों का भी अंधाधुंध दोहन होने लगता है जब आपके देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा अधिक हो जाए। पर्यावरण प्रदूषण तो होगा ही होगा, जहाँ पे लोग ज़्यादा होंगे वहाँ पे
कचरे ज़्यादा होंगे, गंदगी ज़्यादा होगी तो प्रदूषण की भी समस्या सामने आएगी। प्लस जब जनसंख्या ज़्यादा है, जॉब में, एजुकेशन में, हेल्थ सिस्टम में सब जगह समस्याएँ आ रही हैं, तो वहाँ पे भ्रष्टाचार और अपराध की संख्या में भी वृद्धि बढ़ेगी। अब हम देख लेते हैं जनसंख्या वृद्धि को रोकने के क्या-क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला कार्य है शिक्षा और विशेषकर महिला शिक्षा को बढ़ावा देना। महिला शिक्षित होगी तो वो समझेगी कि उसके अधिकार क्या हैं, उसके हक क्या हैं, उन्हें कितने बच्चे करने चाहिए, उनके परिवार के लिए कितना अच्छा होगा, कितने बच्चों का भरण पोषण किया जा सकता है, और शिक्षा ही ज़्यादातर समस्याओं का हल है। दूसरी चीज़ है प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच, मतलब जहाँ पे इन सारी सेवाओं की पहुँच नहीं है, वहाँ पे छोटे-छोटे गाँव में जहाँ पे इस तरह की समस्याएँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं, वहाँ पे इस प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच कराई जाए, उन्हें इसके बारे में जागरूक किया जाए। जन जागरूकता मतलब मल्टीमीडिया और जनसंचार के माध्यम से लोगों को जागरूक करा जाए कि अत्यधिक बच्चे रख लेने से कुछ नहीं होगा, आप उन्हें शिक्षित करो, उन्हें जॉब दिलाओ, उन्हें आत्मनिर्भर बनाओ। साथ ही साथ स्वैच्छिक परिवार नियोजन और रोजगार के अवसर को बढ़ाना भी आवश्यक है, जिससे जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जा सके। परिवार नियोजन की जो योजना है वो ज़बरदस्ती लागू करने से बेहतर है स्वैच्छिक रूप से हो, जिससे प्रत्येक व्यक्ति ये सोचे कि हाँ, उसे परिवार के बारे में, परिवार को बढ़ाने से पहले सोचना चाहिए कि कितने लोगों का भरण पोषण वो अच्छे से कर सकता है। साथ ही साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने से भी जनसंख्या वृद्धि की समस्या को दूर किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अच्छे जॉब में होगा, अच्छी लाइफस्टाइल जिएगा, तो उसे समझ में आएगा ना कि हाँ, अच्छे जीवन यापन के लिए कौन-कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वो सोचेगा कि हाँ ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं करने, कम बच्चे करने हैं और उन्हें अच्छी लाइफस्टाइल देनी है। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जिसके ज़रिए हम जनसंख्या वृद्धि की समस्या को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के बारे में बेसिक जो डिटेल्स हैं उसके बारे में हमने बात करी। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको जानने हैं इम्पोर्टेंट्स नाम, जो कि जनसंख्या समस्या से संबंधित रहे हैं। मीन्स पॉपुलेशन के प्रॉब्लम में उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, किस प्रकार हम जनसंख्या की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं उन नामों को। सबसे पहला नाम है माल्थस, थॉमस रॉबर्ट माल्थस, जिनका जन्म 1766 और मृत्यु 1834 में हुई थी। सेकेंड नाम है किंग्सले डेविस, इनका जन्म 1908 में और मृत्यु 1997 में हुई थी। एंड नेक्स्ट है आशीष बोस, जो कि इंडियन समाजशास्त्री हैं, इनका जन्म 1930 और मृत्यु 2014 में हुई थी। इनके अगर हम इम्पोर्टेंट थ्योरीज की बात करें या टर्म की बात करें तो माथल्स की थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें इन्होंने बताया था कि जनसंख्या ज्योमेट्री यानी ज्यामिति की दर से बढ़ती है, 2, 4, 8, 16, और खाद्य जो उत्पादन है वो अंक गणितीय दर से बढ़ते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। मीन्स संख्या में दूना वृद्धि हो रही है और संसाधन की मात्रा में 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप ही चल रही है वृद्धि। इससे जनसंख्या वृद्धि अत्यधिक हो जाती है और ये एक समस्या बन जाती है, और इसके बाद भूखमरी, अकाल, रोग, युद्ध जैसी प्राकृतिक आपदाएं जनसंख्या को नियंत्रित करती हैं, क्योंकि जनसंख्या अत्यधिक बढ़ जाने के कारण जनसंख्या नियंत्रण हो नहीं पाता है। इससे बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं और इन समस्याओं के ज़रिए ऑटोमेटिक तरीके से ही जनसंख्या में गिरावट देखने को मिलती है। कोविड का ही आप एग्ज़ाम्पल ले लो, इतनी ज़्यादा मौतें हुई हैं कि कुछ लोग इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि हाँ, जब बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो रोग, महामारी या भुखमरी ऐसी चीज़ें आएँगी जो नेचुरली जनसंख्या में गिरावट कर देंगी। तो माथल्स का ये विचार था और इनकी फेमस थ्योरी का आप नाम याद रख लो, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। सेकेंड है किंग्सले डेविस, इनकी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन्होंने जनसंख्या अध्ययन, शहरीकरण, सामाजिक परिवर्तन, इन सारे विषयों पे काफ़ी ज़्यादा काम किया है। और इनका मानना था कि जनसंख्या वृद्धि जो होती है वो समाज के विभिन्न पहलुओं पर सीधा प्रभाव डालती है। जो जनसंख्या है वो समाज के अन्य पहलू, शिक्षा, रोजगार, नगरीकरण जैसे विभिन्न पहलुओं पे सीधा प्रभाव डालती है। जनसंख्या अधिक होगी तो शिक्षा की समस्या होगी, रोजगार की समस्या होगी, और अगर जनसंख्या सीमित मात्रा में है या जितनी होनी चाहिए उतनी है तो शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी होगी, वहाँ पे भोजन आपूर्ति, जल आपूर्ति और रोजगार, ये सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से रहेंगी। और अगर नेक्स्ट सोशियोलॉजिस्ट की हम बात करें, आशीष बोस, जो कि भारत के प्रसिद्ध जनसंख्या वैज्ञानिक हैं, इन्होंने बीमारू स्टेट के बारे में बात करी थी। बीमारू स्टेट शब्द का प्रयोग
किस सेंस में हुआ था? ये भारत के उन राज्यों के लिए हुआ था जहाँ पे जनसंख्या अत्यधिक मात्रा में है, जैसे कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो स्वास्थ्य शिक्षा के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि के रोकथाम में भी ये पिछड़े हुए राज्य हैं। तो बीमारू स्टेट टर्म की बात करें तो वो किसने दिया था? आशीष बोस ने। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी किसने दी थी? वो दी थी किंग्सले डेविस ने। और जनसंख्या ज्यामितीय दर से और खाद्य उत्पादन अंकगणितीय दर से बढ़ते हैं, ये किसने बोला था? माथल्स ने। एक दो नाम और हैं जनसंख्या वृद्धि से, आप याद रख लो। एक है AR देसाई, दूसरे हैं अमर्त्य सेन। AR देसाई की अगर हम बात करें तो वो मार्क्स पर्सपेक्टिव से ज़्यादा जुड़े थे। उन्होंने समाज का अध्ययन मार्क्सवाद दृष्टिकोण से किया था। उनके अनुसार जनसंख्या की समस्या केवल संख्या के रूप में नहीं होती है, वो वर्ग की समस्या है। मार्क्स हर चीज़ को वर्ग संघर्ष या वर्ग से रिलेट करके देखते थे ना, तो इन्होंने भी जनसंख्या समस्या को वर्ग से जोड़ के देखा है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो गरीबों का पुनरुत्पादन करती है। मतलब जो पूंजीपति हैं वो चाहते हैं कि गरीब और ज़्यादा होते रहें, बढ़ते रहें, जिससे उनका जो आधिपत्य है समाज में, उनकी जो जगह है वो बनी रहे। और वो कैसे बनी रहेगी? वो तब बनी रहेगी जब समाज में हमेशा आर्थिक असमानता बनी रहे। मीन्स गरीब हमेशा रहें, लेबर क्लास या मजदूर वर्ग सोसाइटी में एग्जिस्ट करते रहने चाहिए, जिससे कि वो उनके अंडर में काम करें और उनका जो एक इम्पोर्टेंस है, उनकी जो एक जगह है वो हमेशा बनी रहे। इसी कारण AR देसाई ने गरीबी और भूखमरी को समाज की आर्थिक असमानता से जोड़ा है। और अगर हम बात करें अमर्त्य सेन की, तो इन्हें 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ मिला था। और ये भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और दार्शनिक हैं। इन्होंने वेलफेयर इकोनॉमिक्स मीन्स कल्याण अर्थशास्त्र, सामाजिक न्याय और विकास अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनका मानना था जनसंख्या को लेके कि केवल आय या संपत्ति मापने के बजाय हमें ये देखना चाहिए कि वास्तव में हम क्या करने में सक्षम हैं और क्या बनने में सक्षम है। मतलब संसाधन जितने हैं वो तो अलग बात है, उसको तो आप छोड़ दो। पहले आप ये देखो कि जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, जो चीज़ें हैं आप उनसे क्या बन सकते हैं। तो अगर आपके पास संसाधन है, मीन्स अगर आपके पास स्कूल हैं बट स्कूल में बच्चे ही नहीं पढ़ने जा रहे हैं, बच्चों का नामांकन ही नहीं है, तो फ़ायदा क्या है स्कूल का? संसाधन होने से मतलब नहीं है, आप किस तरह उन संसाधनों का सही उपयोग करके अपना विकास कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। और इनका मानना था विकास का तात्पर्य सिर्फ आर्थिक विकास से नहीं है। इनका मानना था कि विकास का अर्थ है लोगों की स्वतंत्रताओं का विस्तार हो, मतलब लोग इंडिपेंडेंट हो। और अमर्त्य सेन से रिलेटेड थ्योरी जो है सोशल चॉइस थ्योरी। इनका मानना है किसी एक के मन के हिसाब से चलने के बजाय आप कलेक्टिवली देखो कि क्या चीज़ें न्याय संगत हैं, इससे समाज का ज़्यादा विकास होगा, इससे देश का ज़्यादा विकास होगा। सोशल चॉइस थ्योरी का मतलब क्या है? सामाजिक पसंद का सिद्धांत। मतलब समाज में जितने भी लोग हैं उनके हिसाब से आप निर्णय लो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, वो ज़्यादा न्याय संगत होगा। अगर मान लो 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोगों में सिर्फ एक के हिसाब से चलोगे कि इसको क्या चाहिए या इसकी क्या पसंद है या इसका क्या मन है, तो वो उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए ठीक है, बट सामाजिक दृष्टिकोण से क्या उसका मत, क्या उसके विचार सही हैं, ये ज़रूरी नहीं है। तो जितने भी सोसाइटी में सदस्य हैं, मान लो इन 10 लोगों की बात हो रही है, तो इन 10 लोगों में सबकी मत सुने जाएंगे, सबकी बातें समझी जाएंगी। उसके बाद देखा जाएगा कि कौन सी चीज़ पे सबकी सहमति है, कितने लोगों ने किस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट किया है या किस चीज़ के लिए ज़्यादा बोला है। और अगर वो सारी चीज़ें आवश्यक हैं अभी के लिए तो हम वो करते हैं, क्योंकि सोशल चॉइस थ्योरी के अकॉर्डिंग व्यक्तिगत मत के तुलना में सामूहिक निर्णय ज़्यादा न्याय संगत होता है सोसाइटी के लिए। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SG सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल और PDF की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियाँ हो रही हैं तो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।